हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जो मेरा पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बहुपद जो हमारा टॉपिक था उस बहुपद में हम शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और मैंने शून्य ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए मैंने आपको शून्य के निकालना सिखाया था। स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन है, इस सेशन के अंदर हम जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक्स रहेगा आज है शून्यांकों व गुणांकों के मध्य, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये स्टूडेंट्स आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। स्टूडेंट्स, आप पहले टॉपिक को ढंग से सुन लेना कि अपना जो टॉपिक है वो कौन सा चलेगा। आज शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि शून्यांकों के और गुणांकों के मध्य किसकी जांच करेंगे, हम उनके सत्यता की जांच करेंगे कि मतलब गुणांकों के और शून्यांकों के मध्य संबंध जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको दो बातें बता दूं कि गुणांकों के शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस का b/a के। और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए कि अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। स्टूडेंट्स, आपको शून्यांकों गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए आपको ये दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आपको एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, माइनस का b/a होता है। और अल्फा गुणा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि अल्फा और बीटा कौन है। तो अल्फा और बीटा का मीनिंग ये है कि हम जो बहुपद हमारे पास आएगा हम उस बहुपद को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करके उसके शून्य निकालेंगे, जिनमें से हमारे पास दो शून्य बनेंगे। उन दोनों शून्य को हम क्या करेंगे, किसी एक को तो अल्फा मानेंगे और एक को हम बीटा मानकर चलेंगे। और यहाँ पर बी, ए और एक सी, ये तीन बातें और आ रही है, ए, बी और सी। ए, बी, सी का मतलब ये होता है कि आपका जो द्विघात जो बहुपद है उसका जो व्यापक रूप मैंने आपको लिखाया था उसमें लिखवाया था कि ax² प्लस bx, क्या लिखवा था स्टूडेंट्स, ax² प्लस का bx प्लस c। ये मैंने आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखाया था। उसी के अंदर आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पर a था, यहाँ पर b था और यहाँ पर c था। तो इस प्रकार से हम उनकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार एक एग्जांपल लेकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट है उसको सोल्व करके आपको दिखाता हूँ और आपको हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अच्छी तरह से समझना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस वीडियोस के अंदर आपको गुणनखंड विधि के द्वारा बहुपद के शून्य निकालना आपको दोबारा सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, शून्य निकालने के बाद में शून्यांकों के उसके गुणांकों के मध्य उनकी जांच करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये दो कॉन्सेप्ट है ना, आप इनको ध्यान में रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b/a के इक्वल होता है और अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, c/a के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लेना आराम से, उनको याद भी कर लेना और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं देर ना करते हुए कि एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके लिए। और एग्जाम्पल मेरे पास में कुछ इस प्रकार से है कि 3x², एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं आपके लिए कि 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये मेरे पास में एक बहुपद दे रखा है। और इस बहुपद को मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद का हम क्या करेंगे, इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस बहुपद के शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा और आपको पिछले सेशन में मैंने सिखाया भी था। फिर भी दोबारा ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। इधर मैं रफ कार्य करता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। तो मैं 4 को गुणा करता हूँ 3 से, तो मेरे पास में कितना आएगा, 12 आ जाता है। अब मैं 12 को इस प्रकार से प्राप्त करूंगा, मैं कोई भी दो संख्याएं लूंगा, उन दोनों संख्याओं को आपस में यदि मैं गुणा करूं तो मेरे को गुणा करने के बाद में मुझे 12 प्राप्त होना चाहिए। अब ऐसे कितनी कंडीशंस हो सकती है जिनको हम गुणा करने के बाद में हमारे पास में 12 प्राप्त हो। तो चलिए देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं 1 को गुणा करता हूँ मैं कितने से, 12 से, तो ये कितना आ जाएगा, 12। और अगर मैं 2 को गुणा करता हूँ कितने से, 6 से, तो भी मेरे पास कितना आता है, 12। और अगर मैं 3 को गुणा करता हूँ कितने से, 4 से, तो भी मेरे पास में कितना आता है, 12। इनके अलावा और कोई भी कंडीशन हमारे पास में है नहीं कि जिनको गुणा करने के ऊपर हमारे पास में 12 आ सके। अब स्टूडेंट्स, इनको आप रिवर्स गुणा करेंगे, 12 को गुणा करेंगे 1 से, 6 को गुणा करेंगे 2 से, या 4 को गुणा करेंगे 3 से। तो बात एक ही है कि हमारे पास रिजल्ट तो 12 ही आ रहा है। तो सीधी सीधी बातें हमारे पास में कि हमारे पास में सिर्फ वॉल्यूम इस प्रकार से पेयर बनाने स्टूडेंट्स।
अब इन पेयर के हमारे पास में 3 हो गए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हमारे पास ये हो गया और एक पेयर हमारे पास ये हो गया। अब इन तीनों पेयर में से हमें क्या करना है, किसी एक पेयर को हमें काम में लेना है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें होगी, हमारा जो बहुपद दे रखा है, इस बहुपद का जो बीच वाला जो हमारा पद होगा, यही पद हमें ये बताएगा कि इन में से कौन सा पेयर हमें लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो बीच में यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है -1, कितना बन रहा है -1। लेकिन आप माइनस के चिन्ह की टेंशन छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि बीच में यहाँ पर x का गुणांक कितना बन रहा है, x के पास में कितना लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x के पास में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि हम x का गुणांक कितना मानकर चलेंगे, 1 मानकर चलेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार एक्स के पास में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे एक्स से तो वापस एक्स ही आ जाएगा, तो एक्स का गुणांक कितना हो गया, 1। अब इसमें यहाँ इधर देखो आप, यहाँ पे कौन से पेयर के अंदर हमारे पास में 1 बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे अपन कि सर यहाँ पर 4 में से अगर आप 3 को कम करेंगे तो हमारे पास में 1 बच जाएगा। स्टूडेंट तो हमारे पास में ये पेयर हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमने क्या प्रोसेस चलाया, हमने प्रोसेस चलाया किसका, माइनस का। और मैंने पिछले वीडियोज के अंदर आपको ये बताया भी था कि ये जो हमारा माइनस प्लस वाला जो मामला है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और कई बच्चों को इस चीज़ को लेकर बड़ा डाउट है। और इसी डाउट को मैं आराम से आपको एक चीज़ धीरे धीरे बता रहा हूँ कि अगर माइनस का प्रोसेस चलेगा, ढंग से सुना स्टूडेंट्स, अगर माइनस का प्रोसेस चले तो माइनस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक नंबर तो होता है माइनस का और एक होता है प्लस का। और अगर यहाँ पे प्रोसेस अगर प्लस का चलता है तो दोनों नंबर्स माइनस के होते हैं या दोनों नंबर से प्लस के बनते हैं। स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे माइनस का प्रोसेस, इसका मतलब एक नंबर तो आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाउट ये हो गया सर कि हम किसको तो माइनस का लें और किसको प्लस का लेकर चले। तो फिर इधर आ जाओ आप, यहाँ पर देखो x का गुणा किसका चल रहा है, हमारे पास में माइनस का चल रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो बड़ी संख्या को माइनस की लेकर चलेंगे, और यहाँ पर रिजल्ट अगर प्लस का बन रहा है तो बड़ी संख्या किसकी आएगी, प्लस की मानकर चलेंगे। अब हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे माइनस का गुणांक आ रहा है, तो हमें क्या लूंगा, माइनस का तो ले लूंगा 4 और प्लस का कितना ले लूंगा, मैं पे 3 लेके चलूंगा। तो मेरे पास में पेयर कितना हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 3 हो गया। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते ही इधर देखो, यहाँ पे लिखेंगे अपन 3x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा पहले माइनस का कितना 4 और ये लिख देंगे x कट, और यहाँ पर आ जाएंगे प्लस के कितने 3 और साथ में क्या आ जाएगा x और माइनस के कितने देंगे ये 4। ये मेरा धक्का देता है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको मिटा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर हम इन दो के पेयर बना देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। ऐसा कोई टेबल है जिसके अंदर 3 और 4 आते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा कोई नंबर बताओ जिसकी टेबल्स के अंदर 3 और 4 दोनों साथ आते हैं। तो ऐसा कोई टेबल तो हमारे पास में है नहीं, तो यहाँ पर 3 में और 4 में तो कोई कॉमन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है x, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे x को कॉमन लेकर चलेंगे। और यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद में यहाँ तो बच जाएंगे हमारे पास में 3 और यहाँ पर x कितनी है 2, 1 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 4 और ये x बाहर यहाँ से आ गया। प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ देखेंगे वापस वही कंडीशन आ गई कि 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो कॉमन कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर x है और यहाँ पर कितने हैं x नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारे पास में कॉमन कितना मान के चलेंगे, अपन 1 मान के चलेंगे, क्योंकि 1 जो होता है वो सभी संख्याओं में क्या होता है, गुणांक होता है। तो हम क्या करेंगे, जब कॉमन कुछ नहीं दिखे हमें तो कॉमन कितना मानकर चलेंगे स्टूडेंट्स, हम 1 मानकर चलेंगे। अब जब स्टूडेंट्स 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये आ जाएगा x का x और ये आ जाएगा माइनस का 4 का 4। अब ये दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं, दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों नंबर सेम है, तो इनको लिख लेंगे 3x माइनस का 4 और बाहर कौन है, बाहर है x और 1, तो ये बन जाएगा x प्लस का 1। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हमें ज्ञात करने इनके क्या, शून्य के, तो 1 नंबर लगा देंगे। आपको पता भी है कि द्विघात जो बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपदों के 2 शून्य निकलते हैं स्टूडेंट्स। अब तो हम दोनों शून्य को एक को फाइंड कर लेंगे। तो लिख देंगे पहले 3x माइनस का 4 को किसके इक्वल रखेंगे, अपन 0 के इक्वल रखेंगे। हमें पता है कि शून्यांकों का जो रिजल्ट बनता है वो कितना बनता है, 0 बनता है। इस 4 के इधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ बन जाएगा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4। हमें वैल्यू फाइंड करना है x का, तो ये 3 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 4/3। ये हमारा पहला गुणांक का, ये सॉरी पहला हमारा शून्य का आ गया। और इसी शून्य को स्टूडेंट्स में क्या मान के चलूंगा, शुरू में मैंने लिखा था ना आपको कि अल्फा प्लस बीटा, तो वह अल्फा कोड है, इस मान को मैं क्या लेके चलूंगा, इसको मैं अल्फा मानकर चलूंगा। तो स्टूडेंट मेरे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/3 बन जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझ कर चलना है कि जो हमारा पहला शून्य क्या है इसको मैं क्या लेकर चलूंगा स्टूडेंट्स, इसको मैं अल्फा मानकर चलूंगा। इसके बाद में हमारे पास में दूसरा शून्य जो हमारे पास में है वो निकलेगा कैसे,
कि x प्लस 1 को मैं क्या करूंगा, 1 को मैं 0 के बराबर रख दूंगा, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस का, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1। अब बताओ ये रिजल्ट हमारा दूसरा बन गया, और इसको मैं क्या मानूंगा, दूसरा रिजल्ट मेरे लिए होगा कौन सा, बीटा, तो हो जाएगा माइनस का 1। तो पहले स्टूडेंट्स मैंने दोनों शून्य निकाल दिए, और दोनों शून्य को निकालने के बाद में मैंने क्या किया कि मैंने पहले वाले शून्य को तो मैंने क्या मान के चला, अल्फा मान के चला, और दूसरे वाले शून्य को मैंने क्या माना, एल बीटा मानकर चल रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियोस, अगर मेरा समझाने का तरीका अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप जरूर है ना वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। स्टूडेंट्स आपसे मिला हुआ मोटिवेशन ही मुझे और ज़रा मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ बेहतर तरीके से समझा सकूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो आप जरूर एक बार लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। अब ये हमने शून्य फाइंड कर लिया। अब हमारे पास में आता है शून्यांकों के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करने का टाइटल। अब देखो जांच करने के लिए हम आपको पता है लिख देंगे सत्यता, या लिख के चलेंगे एग्जाम के अंदर शून्यांकों व गुणांकों के मध्य, शून्य व गुणांकों के मध्य संबंध, शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ये लिख देंगे। अब हमारे पास में पहला टाइटल क्या लिखाया था मैंने आपको कि दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन a के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड रख दो, आप पुटअप कर दो। यहाँ पे बताओ अल्फा का वैल्यू कितना निकला हमारे पास में, अल्फा का वैल्यू आया है 4/3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4/3। और बीटा मेरे पास में कितना है, बीटा है मेरे पास में माइनस का 1 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 1। अब देखो बात करते हैं b और a की, ये चिन्ह लगा देंगे माइनस का। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ जाओ आप वापस इस क्वेश्चन में देखते हैं हम हमारे पास में b का वैल्यू कौन सा होगा। तो मैं आपको देखो यहाँ बता देता हूँ पहले ऊपर लिख कर कि हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये तो a का वैल्यू तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा माइनस का कितना 1, और यहाँ से c का जो वैल्यू बनेगा वो बढ़ेगा माइनस का कितना 4, क्योंकि इनके जो गुणांक है a b और c ये इनके गुणांक है। x स्क्वायर के पास में जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, एक a का वैल्यू होता है, और x का जो गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, b का। तो माइनस का 1 है यहाँ पे, भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। और जो सिंगल कांस्टेंट जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, ये c का वैल्यू होता है, कितना हो गया, माइनस का 4। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास में b का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 1। तो 1 माइनस पहले से ही है तो 1 माइनस को रख लेंगे, ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा a का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया 3, तो ये कितना बन जाएगा 3। अब इनको सोल्व करते हैं, 3 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो गया 3 एकम 3, किसका हो गया माइनस का, और 4 में से कितना कम कर देंगे 3, तो ये बन जाएगा 4 एकम 4, तो ये बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1/3। देखो वैल्यू इस प्रकार से आपके पास में एग्जाम्स के अंदर वैल्यू बराबर आएगी। अगर आपका वैल्यू बराबर निकलता है तो आपका रिजल्ट एकदम सही होगा। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इधर साइड में रफ कॉपी में लिखकर, जैसे ये 4/3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का कितना 1, अपन 3 को गुणा करेंगे 1 से, कितना बन जाएगा, जो जाएगा 4, 3 एकम 3, और बट्टे में कितना आएगा इसके 3, 4 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 1/3। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट्स जरूर लिखकर बताइए आपका आंसर कितना आया। मैं बोल रहा हूँ आपको 3/7 माइनस का 4, इसका रिजल्ट बताना कि रिजल्ट आपका कितना बन रहा है। कमेंट्स में जरूर करके आप मुझे जरूर बताइए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने पहले मान तो ये निकाल लिया, अपन दूसरे मान की जरूर बातें करते हैं। हमारे पास में दूसरा रिजल्ट कौन सा आएगा, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब अल्फा गुणा बीटा का मतलब है कि अल्फा की वैल्यू को और बीटा की वैल्यू को क्या करो आप गुणा कीजिए। तो अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास में 4/3 आया था, तो यहाँ लिख देंगे हम 4/3, और गुणा किससे करेंगे इसको, बीटा की वैल्यू आई माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का कितना 1 बराबर सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है माइनस का 4, तो वहीं लिख देंगे माइनस का 4, और बट्टे में ए का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके नीचे कितना मान के चलेंगे अपन 1 मानेंगे, इनको बराबर कर लेंगे, अंश बटा हर को क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। अब 4 को गुणा करूंगा मैं 1 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 एकम 4, और 3 को गुणा करूंगा 1 से कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ये वापस आ जाएगा माइनस का 4/3। इस प्रकार से ये रिजल्ट हमारे पास में क्या था, इसका LHS और RHS की वैल्यू क्या बनती है स्टूडेंट्स, एकदम इक्वल बनती है। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने किया है ना, ये आपका है शून्यांकों के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई आपको बहुपद दिया जाएगा और उस बहुपद में आपसे पूछा जाएगा कि आप शून्यांकों के गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको सबसे पहले आपको इसके लिए सबसे पहले आपको
इनका शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। शून्यांकों को आप अल्फा और बीटा मानकर चलेंगे और उसके बाद आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है और अल्फा गुणा बीटा जो होता है वो सी बटा ए के इक्वल होता है। इनकी आप वैल्यू रख देना। आपके पास में LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल बनेगी। इसका मतलब आपने जो कार्य किया वो सारा क्या है, एकदम सही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो इस वीडियो जो हमारे चल रहे हैं, इस वीडियोज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सारे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट 10वीं क्लास के सारे कॉन्सेप्ट आपको इस प्रकार वीडियोस के माध्यम से सिखा दूँ। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। आपके पास बुक्स वगैरह होगी, आप उसमें पर्सन डाल दो या फोटो खींच के डाल सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आ रही है। तो आप इस क्वेश्चन को एक वीडियोज़ के माध्यम से आप हमें डिटेल से बताइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा और कौन सा नया कॉन्सेप्ट है या वही कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पर्सन डिपेंडेड है। स्टूडेंट्स, ये आपको बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स आपसे मिला हुआ मोटिवेशन भी मुझे क्या करेगा, आगे लेकर चलेगा। तो जरूर आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।